वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के अंतर्गत आज हम लोग लास्ट कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की ये सीरीज़ फिनिश हो जाएगी। इसके बाद ज्योग्राफी में आगे क्या शुरू करना है इसकी चर्चा हम लोग आपस में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे कम है। इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बॉर्डर्स आपस में टच होते हैं। याद कीजिए, जब हम लोगों ने एशिया को पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि इंडोनेशिया जो कंट्री है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर ये जो आइलैंड आपको नज़र आ रहा है, इस आइलैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। राइट साइड का जो पोर्शन है ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है और इस कंट्री का नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पापुआ न्यू गिनी कंट्री कहाँ पर है। ये है ऑस्ट्रेलिया में। पापुअन्स यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं और गिनी इस देश का नाम है। इसीलिए कंट्री का ऑफिशियल नेम पापुआ न्यू गिनी रखा गया है। और इस आइलैंड के जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की चर्चा हम लोग एशिया में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए कि इस लाइन के इधर ये सारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडोनेशिया है। एंड इंडोनेशिया इज़ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो इस लाइन के सहारे से हमने एशिया और ऑस्ट्रेलिया को आपस में अलग किया। अब अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शुरू होता है तो फिर ये जो पूरा सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं कुल 14 देश। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है या एक कॉन्टिनेंट है। तो ध्यान रहे, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। महाद्वीप के रूप में जिस ऑस्ट्रेलिया की बात हम लोग करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ये पूरा पोर्शन है। और जब आप केवल कंट्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है तो ये है कंट्री ऑस्ट्रेलिया। तो ये डिफरेंस क्लियर करने के बाद आइए अब हम लोग 14 देशों की पहचान करें, क्योंकि देशों की संख्या के लिहाज से भी सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए सभी 14 देशों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहला देश तो आप अब तक पहचान गए होंगे कि ये है पापुआ न्यू गिनी। दूसरा देश खुद ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा देश आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा न्यूजीलैंड। ये देखिए, ये तीसरा देश है न्यूजीलैंड, बहुत फेमस कंट्री है ये। और फिर चौथा देश यहाँ पर हो गया, ये देखिए तस्मानिया। इन 4 देशों के बाद 1, 2, 3 और 4, इन 4 देशों के बाद जो 10 देश बच गए ऑस्ट्रेलिया के, उन 10 देशों को कहते हैं आइलैंड कंट्रीज़। और ये आइलैंड कंट्रीज़ कहाँ पर हैं तो ये हैं पानी के अंदर। ये जो यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, इस पैसिफिक ओशन के अंदर ये 10 कंट्रीज़ हैं। और इन 10 कंट्रीज़ को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो तरीका है आपका एटलस। आप अपने एटलस पर ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट खोलिए। एटलस में ऑस्ट्रेलिया नाम से कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है। एटलस के ऊपर लिखा होगा ओशियाना। तो ओशियाना वाला चैप्टर खोलिए और उस ओशियाना में आपको ऑस्ट्रेलिया का ये मैप मिल जाएगा। इस मैप को जब आप देखेंगे और पैसिफिक ओशन के साइड पे आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में पैसिफिक ओशन में आपको कुछ ब्लॉक्स बने हुए नज़र आएंगे। और वो जो ब्लॉक्स होंगे उनको आप गिनिएगा, वो टोटल 10 ब्लॉक्स होंगे। 10 बड़े बड़े डब्बे उसके अंदर आपको नज़र आएंगे। तो वो एक ब्लॉक आप कोई भी ले लीजिएगा और उस एक ब्लॉक के अंदर जो छोटे छोटे से कई सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, उन सारे आइलैंड्स को मिला करके बनेगा एक कंट्री। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन अ ब्लॉक कॉल्ड अ कंट्री। और ऐसे 10 ब्लॉक्स आपको नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से जिन 10 देशों की बात मैं आपसे कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं लेकिन पानी में हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? 10 ब्लॉक्स के अंदर मिलेंगे। जो लोग अभी भी एटलस लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने एटलस पर इन 10 ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं। हालांकि यहाँ इस मैप के ऊपर वो 10 ब्लॉक आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे कंट्रीज़ मैं आपको कवर करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
आप अपने एटलस को खोल करके बैठेंगे जब, तो ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इस पोर्शन में आपको वो 10 देश मिल जाएंगे। और 10 देशों की पहचान आप कैसे करेंगे? ब्लॉक्स के सहारे से करेंगे। तो आइए हम लोग भी उन ब्लॉक्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले, और जो पहला कंट्री हमको मिल जाएगा सबसे ऊपर, वो कंट्री आप देख सकते हैं, फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। जो पहला और सबसे बड़ा ब्लॉक आपको मिलता है, वो ब्लॉक आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो इसको माइक्रोनेशिया कहते हैं, या तो आप इसको केवल माइक्रोनेशिया कह सकते हैं, या आप इसको फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया भी कह सकते हैं। देखिए, माइक्रो का मतलब है छोटा, और नेशिया ये जो वर्ड है ये एशिया से निकला हुआ है। तो माइक्रोनेशिया का मतलब हो गया साइज़ में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स। तो ये पूरे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, इनको मिला करके बनता है माइक्रोनेशिया। तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो 10 आइलैंड्स हैं, जिनको हम लोग ओशियाना भी कहते हैं, तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा स्टेट जो है ये माइक्रोनेशिया है। माइक्रोनेशिया के अंदर कई आइलैंड्स तो इतने छोटे हैं जो बारिश के मौसम में पानी में डूब जाते हैं, और कभी कभी गर्मी का मौसम जब होता है तब ये नज़र आते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को माइग्रेट करना पड़ जाता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ। तो ये पहला आपको याद रखना चाहिए स्टेट, जिसका नाम था माइक्रोनेशिया। हालांकि इन स्टेट्स की कैपिटल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो आपको 4 आइलैंड्स के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए आ जाएगा। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोस्ट ईस्टर्न कौन सा है या मोस्ट वेस्टर्न कौन सा है। या इसी तरीके से कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि अमंग विच वन ऑफ दीज आइलैंड्स इज नॉट सिचुएटेड इन द ऑस्ट्रेलिया। तो कभी कभी पैसिफिक ओशन में है कि नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बस इस लिहाज से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो माइक्रोनेशिया की बात हो गई। यहाँ पर माइक्रोनेशिया के बगल में आप देखेंगे पलाऊ, ये देखिए, ये आइलैंड हो गया, इसका नाम है यहाँ पर पलाऊ। पलाऊ से फिर आप आगे चलेंगे तो अगला आइलैंड आपको देखिए ये मिलेगा मार्शल आइलैंड्स। इसकी कैपिटल है माजुरो। ये कैपिटल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और मार्शल आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है। अब मार्शल आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कहानी भी आप समझ लीजिए। अगर आप मार्शल आइलैंड्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्शल आइलैंड से थोड़ी ही दूरी पर है हॉलैंड आइलैंड्स, और हॉलैंड किसका है? यूएस का है। बेकर आइलैंड्स किसका है? यूएस का है। मैं पीछे कई बार आपको बता चुका हूं कि दुनिया में ज़्यादातर आइलैंड्स के ऊपर 2 से 3 देशों का ही कब्जा है। हालांकि सबसे ज़्यादा आइलैंड्स जिस देश के पास हैं उसका नाम यूएसए है। तो मार्शल आइलैंड्स की कहानी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक इस आइलैंड के ऊपर जापान का कब्जा हुआ करता था, और जापान का कब्जा केवल मार्शल आइलैंड्स पर नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे कंट्रीज पर, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार तक हुआ करता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद इस मार्शल आइलैंड्स पर कब्जा किसका हो गया? यूएसए का हो गया। और यूएसए का कब्जा हो जाने के बाद यूएसए ने इस आइलैंड को ना कि यूटिलाइज किया बल्कि एक्सटॉर्ट करना शुरू किया। वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने लगे, वो यहाँ पे केमिकल वेपन्स को टेस्ट करने लगे, और कभी कभी तो किसी वैक्सीन को या किसी मेडिसिन को भी टेस्ट अगर करना होता था तो यहाँ के लोगों पर ही टेस्ट किया जाता था। देखते ही देखते मार्शल आइलैंड्स पे बहुत सारा रेडिएशन फैल गया, और यहाँ के लोग जो थे वो जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। और फाइनली मार्शल आइलैंड्स ने यूनाइटेड नेशंस में गए, लेकिन वहाँ पर भी इनकी ठीक तरीके से सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर के आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया गया, और उस केस में अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये हमारे साथ इनह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंड द इनह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट द वॉयलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। आप किसी के मानवीय अधिकारों की उल्लंघन इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ मार्शल आइलैंड्स आरोप लगाता है कि जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है वो तो अपराधी है, साथ ही साथ वो व्यक्ति ज़्यादा बड़ा अपराधी है जो उसको टॉलरेट कर रहा है या जो बैठ करके तमाशा देख रहा है।
ये चेतावनी सीधे सीधे उन 190 देशों को थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठे तो हुए हैं लेकिन मुंह पर पट्टी बांध के अमेरिका के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं। फाइनली आईसीजे ने इनके फेवर में डिसीजन दिया और यहाँ पर केमिकल टेस्टिंग्स बंद हो गई। तो मार्शल आइलैंड्स इसीलिए 2011 के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और कई बार पूछा जा चुका है, खास तौर पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मार्शल आइलैंड्स को आपको तैयार रखना चाहिए। मार्शल आइलैंड्स के बाद जब हम लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें मिलता है किरिबाती। तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है किरिबाती। किरिबाती को याद रखिएगा। ऊपर 3 आइलैंड्स आपने लाइन से देख लिए, एक बार फिर से देख लीजिए, पलाऊ, माइक्रोनेशिया एंड मार्शल। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट ईस्टर्न या मोस्ट वेस्टर्न आइलैंड के नाम पर, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर आ जाता है किरिबाती का। किरिबाती के ठीक बगल में ये देखिए, ये आइलैंड है यहाँ पर नौरू, और नौरू आप देख रहे हैं इक्वेटर के बहुत पास है। इक्वेटर पर तो नहीं है लेकिन इक्वेटर के बहुत पास है। अगर इसको और करीब से देखा जाए और यहाँ के जाकर के यहाँ की डिस्टेंस अगर कवर करी जाए तो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास नौरू की डिस्टेंस है इक्वेटर से। तो नौरू से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आपको 4 कोई भी आइलैंड्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि अमंग विच वन ऑफ दिस आइलैंड इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर तो आंसर नौरू आपको नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया में अगर और भी किसी आइलैंड को यहाँ पे शामिल किया गया तो उस आइलैंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको लगभग दे चुका हूँ पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना चाहिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक का सबसे आखिरी में बना हुआ मेंबर भी नौरू है। नौरू गणराज्य जिसको कहते हैं, यारीन एक जिला है, यारीन डिस्ट्रिक्ट इसकी कैपिटल है। नौरू के बाद जब हम लोग और आगे आते हैं तो जो अगला कंट्री हमको मिलता है वो मिलता है सोलोमन आइलैंड्स। देखिए सोलोमन आइलैंड्स बहुत फेमस है, होनियारा इसकी कैपिटल है, और सोलोमन आइलैंड्स के कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जिनको लेकर के पापुआ न्यू गिनी से इनका डिस्प्यूट चलता है। तो सोलोमन आइलैंड्स कभी कभी डिस्प्यूटेड आइलैंड हो जाता है, कोरल सी के तट पर स्थित है। तो ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा द्वीप है जो कोरल सी के तट पर है या नहीं है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है तुवालू। ये देखिए आपको तुवालू नाम का आइलैंड मिल जाता है। तुवालू के नीचे मिलता है आपको फिजी, जो कि नेचुरल डिजास्टर की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ये सुनामी, टॉर्नेडो, टाइफून, साथ ही साथ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज से प्रभावित रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। इसके बाद अगला आता है आइलैंड जिसका नाम है वनातू। पोर्ट विला इसकी कैपिटल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर है क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड से बहुत ही क्लोजेस्ट है ये, और इनके एयरपोर्ट को भी न्यूजीलैंड कभी कभी यूज़ कर लेता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी में। इसके नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको टोंगा मिलेगा, और टोंगा क्लोजेस्ट हो जाता है अंटार्कटिक सर्कल के। तो टोंगा को भी याद रखिएगा, अंटार्कटिक सर्कल के काफ़ी करीब है ये। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्फॉक आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है इसके ऊपर। और आखिरी आइलैंड हमारा न्यू कैलेडोनिया, इस पर फ्रांस का कब्जा है, और कैलेडोनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इन आइलैंड्स को गिनना चाहें तो एक बार आप इसको गिन सकते हैं। हम लोगों ने 10 आइलैंड्स कवर कर लिए हैं, जिनमें से 1 2 3 3 ये सबसे ऊपर हो गए, चौथा था नौरू, पाँचवां था किरिबाती, छठवां है सोलोमन, सातवां है तुवालू, आठवां है फिजी, वनताउ है नवा, और कैलेडोनिया है 10वां आइलैंड्स। तो ये हो गए पैसिफिक ओशन के 10 द्वीप जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो कुल 14 देश हैं उन देशों के बारे में भी आपने जानकारी जुटा ली। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल फीचर्स को डिस्कस कर लिया है। आइए अब चलते हैं इसके कुछ अन्य फीचर्स में। अन्य फीचर्स में सबसे पहले हम जहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो कंट्री होगा न्यूजीलैंड। ध्यान से देखिएगा, न्यूजीलैंड को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और ख़ास तौर पे 2019 से 2020 के दौरान न्यूजीलैंड काफ़ी चर्चा में रहा, और जितना ज़्यादा न्यूजीलैंड चर्चा में रहा इससे भी ज़्यादा चर्चा में रही यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डन। दुनिया की वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा, और इस समय इनकी एज है ऑलमोस्ट 40।
अनमैरिड हैं, अभी भी लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को बहुत खूबसूरती से इन्होंने संभाला हुआ है। न्यूजीलैंड चर्चाओं में तब आता है जब पिछले साल यहाँ पर एक रेडिकल थॉट का व्यक्ति 2 से 3 मस्जिदों में हमला करता है, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। न्यूजीलैंड के इतिहास में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला था, और इस आतंकवादी हमले के बाद न्यूजीलैंड को जिस तरीके से संभाला है जेसिंडा ने, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा हुआ है। हालांकि 2020 के स्टार्टिंग में कोरोना आ जाने के बाद न्यूजीलैंड के अंदर इलेक्शंस हुए और लेबर पार्टी की उम्मीदवार जेसिंडा अर्डर्न ने भारी बहुमत से यहाँ पर जीत दर्ज करी। तो जेसिंडा अर्डर्न यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी वजह से न्यूजीलैंड को आप याद रखेंगे। कीवी यहाँ का नेशनल एनिमल है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को कई बार कीवी भी, आप कीवी के नाम से आप इनको जानते होंगे, या इनके प्लेयर्स की टी शर्ट पे आपने देखा होगा लिखा हुआ। इसके अलावा न्यूजीलैंड 1988 में अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हो गया था, यह भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। न्यूजीलैंड के पास फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्रिटिश फ्लैग। जैसा कि मैं आपको कई बार ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, आपको ध्यान नहीं रहा होगा, ऑनलाइन क्लास में भी आपको बता देता हूं कि जब आप एटलस के ऊपर देखते हैं ना दुनिया भर के झंडे, तो कई सारे देशों के फ्लैग ऐसे होते हैं जिनके साइड में यहाँ पर यूनियन जैक बना होता है, और यूनियन जैक को आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ये है ब्रिटेन का फ्लैग। तो अगर किसी भी कंट्री के फ्लैग में साइड में यहाँ पर इस तरीके से यूनियन जैक बना हो, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि द कंट्री इज हैविंग द कॉलोनियल हिस्ट्री। इस कंट्री का कोई ना कोई औपनिवेशिक इतिहास है, या तो ये कंट्री अभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1988 में न्यूजीलैंड अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी इनके फ्लैग के ऊपर यूनियन जैक बना हुआ है। तो ये न्यूजीलैंड की एक प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ की असेंबली में बिल पास हो गया है और न्यूजीलैंड को कुछ इस तरीके का एक नया झंडा मिल गया है, तो बहुत ही जल्द अपने देश का फ्लैग बदल लेने वाला कंट्री बन जाएगा न्यूजीलैंड, और मेरी जानकारी के अनुसार शायद ये दुनिया का पहला ऐसा देश होगा। तो ये क्वेश्चन भी भविष्य में आपके सामने आएगा, इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा न्यूजीलैंड को ब्रिटेन ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की चर्चा आप करते हैं तो वो क्लाइमेट न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से न्यूजीलैंड को ब्रिटेन कहते हैं। कहाँ का ब्रिटेन कहते हैं? साउथ का ब्रिटेन कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन न्यूजीलैंड से रिलेटेड याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में जो मेजर 3 आइलैंड्स हैं वो भी ब्रिटेन के जैसे ही हैं। आप देख रहे हैं कि ऑकलैंड, वेलिंगटन, और यहाँ पर ये तीसरा आइलैंड क्राइस्टचर्च है, तो इसकी वजह से भी न्यूजीलैंड का खासा महत्व हो जाता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के आसपास होगी, यानी कि कानपुर से लगभग 1-2 लाख ज़्यादा। तो हमारे शहर के बराबर ही ये पूरा का पूरा देश है, लेकिन दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से अपने नाम को रोशन कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको जिन इंडेक्सेस के बारे में बता रहा था, चाहे वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स हो, चाहे वो लिटरेसी इंडेक्स हो, उनमें भी न्यूजीलैंड टॉपर कंट्रीज़ में से एक रहता है। हालांकि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में न्यूजीलैंड का स्थान थोड़ा सा बिगड़ जाने का डर बना हुआ है आतंकवादी हमले की वजह से, लेकिन न्यूजीलैंड टॉपर कंट्रीज़ की श्रेणी में आता है। न्यूजीलैंड के बाद एक बार हम लोग जरा पैसिफिक ओशन के अंदर और चलेंगे, और पैसिफिक ओशन के अंदर चलने के बाद एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि करंट अफेयर तो है, लेकिन भविष्य के लिए ये अपने आप में पूरी कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री को कवर करेगा, इसकी चर्चा भी करेंगे। और वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ओशियाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ बन रही है सिवाय ज़मीन के। ज़मीन लगातार कम पड़ती जा रही है, और एक ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कास्ट स्ट्रगल इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो क्या उस दिन का बैठ करके इंतज़ार करें, या अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, या कोई नई ज़मीन खोज लें? जहाँ तक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात है तो वो तो पॉसिबल नहीं नज़र आता, लेकिन नई ज़मीन तलाश ली गई है, और नई ज़मीन है 8वां महाद्वीप, 8th कॉन्टिनेंट। 2003 में एक मिशन गया था पैसिफिक ओशन के अंदर, और उस मिशन को इस बात की जांच करनी थी कि पैसिफिक ओशन के अंदर ये जो 10 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, क्या इन आइलैंड्स के साथ में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इसे रहने योग्य बनाया जाए,
कुछ आइलैंड्स जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, क्या उनको बाहर निकाला जा सकता है? ये सारी रिसर्च चली लगभग 17 साल तक, और इस रिसर्च का जो कंक्लूजन आया है इस साल, वो कंक्लूजन आया है यस, हाँ यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं, और अगर इस पूरे एरिया को एक नए कॉन्टिनेंट के रूप में डेवलप कर लिया गया तो वो कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बराबर होगा, यानी कि लगभग 2 बिलियन की आबादी वहाँ पर रह सकेगी। तो इस कॉन्टिनेंट का जो मैप है वो तैयार कर लिया गया है, इसको यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल मिलने की ज़रूरत है बस, और आने वाले 1-2 साल के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपके एटलस में 8वां महाद्वीप भी जुड़ जाएगा, और उस 8वें महाद्वीप का नाम होगा बेहद खूबसूरत ज़ीलैंडिया। ज़ीलैंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से मैप होगा, और ज़ीलैंडिया के अंतर्गत जो सबसे बड़ा देश आएगा वो न्यूजीलैंड आएगा। शायद यही रीज़न है कि न्यूजीलैंड के नाम पर ही इस कॉन्टिनेंट का नाम ज़ीलैंडिया होगा। तो हम लोग अपने जीते जी नहीं, आने वाले 1-2 साल में ही देखेंगे कि दुनिया का सामना अब 8वें महाद्वीप से भी हो जाएगा, और जिसका नाम होगा ज़ीलैंडिया। तो ये एक अच्छी बात होगी, इसी बहाने इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आबादी गुजर बसर करने लगेगी और लोगों के भरण पोषण का इंतज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक नए महाद्वीप को खोज लेना या जगह पहले से ही पता थी उसको एक कॉन्टिनेंट के रूप में डेवलप कर देना इज नॉट द सॉल्यूशन। द परमानेंट सॉल्यूशन इज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। जनसंख्या को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है दुनिया की 90% समस्याओं की जड़ है केवल जनसंख्या, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस प्रकार से न्यूजीलैंड की चर्चा होती है समाप्त, और अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी टॉपिक में जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, बेहद खूबसूरत देश है। आबादी के लिहाज से कम 6 ऑस्ट्रेलिया मिलाने पड़ेंगे तब एक उत्तर प्रदेश बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी खास बात है इसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का गुजरना। अगर आप देखें तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। यही रीज़न है कि जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है वो ट्रॉपिकल जोन बन जाता है, और जो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है वो टेम्परेट जोन बन जाता है। गेहूं की फसल 2 बार साल में पैदा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में एक बार सर्दी का मौसम तो आएगा, लेकिन टेम्परेट जोन में तो हमेशा सर्दी का मौसम रहेगा, इसलिए साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर नीचे की साइड पाए जाते हैं यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड जिनका नाम है डाउन्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स के लिए भी ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस रहता है। हालांकि लगभग 60% ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट कवर्ड है। अगर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से हम लोग एक सर्कल लगा दें तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है ये मरुस्थल है। और ये मरुस्थल क्यों है? क्योंकि जो डेजर्ट की डेफिनेशन है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है ऑस्ट्रेलिया। 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर डेजर्ट होते हैं, और देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड ऑस्ट्रेलिया में से गुजर रही है। तो यहाँ पर जो डेजर्ट है इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल कहा जाता है, जो कि 4 छोटे छोटे डेजर्ट से मिलकर के बनता है। सबसे पहला डेजर्ट है यहाँ पर द ग्रेट विक्टोरियन, दूसरा डेजर्ट है यहाँ पर सिम्पसन, तीसरा डेजर्ट है यहाँ पे गिब्सन, और चौथा डेजर्ट है यहाँ पे स्टुअर्ट एंड ग्रेट सैंडी। इन चारों डेजर्ट्स को आपस में मिला करके बनता है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत लंबी सी माउंटेन रेंज है जिसको कहा जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी ये जो पर्वतमाला आप देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से ही आसमान से या हवा से आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स ऑस्ट्रेलिया तक कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बेहद खूबसूरत नदी है जिसका नाम है डार्लिंग, और ये ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र और सबसे लंबी नदी भी है। लेकिन एक छोटी नदी है जिसका नाम है मुरे, जो डार्लिंग से आकर के मिलती है और इंडियन ओशन के अंदर गिरती है। मुरे डार्लिंग इज द वन ऑफ द फेमस रिवर वैलीज इन द वर्ल्ड, एंड मुरे डार्लिंग के पास ही यहाँ पर है डाउन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इसके अलावा
अलावा द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके अलावा मुरे डार्लिंग वैली गिरती कहाँ है? पीसीएस में इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है कि मुरे डार्लिंग रिवर कौन सी डायरेक्शन में गिरती हैं, तो डायरेक्शन आपको पता चल गया होगा कि कौन से डायरेक्शन में गिरती हैं। डाउन्स यहीं पर स्थित हैं। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया से जंप लगाते हैं और आते हैं पैसिफिक ओशन में। जब हम लोग पैसिफिक ओशन के अंदर आते हैं तो हमको दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ मिलती है, और ये जो कोरल रीफ है इसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह है कोरल सी, और कोरल सी के तट पर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे लंबी रीफ है, और इसी रीफ की वजह से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा भी हो जाती है पानी से आने वाली आपदाओं के द्वारा। ये जो द ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोरल रीफ्स होती हैं दीज आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द मराइन लाइफ। समुद्री जीव जंतु जो हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास का काम करती हैं ये कोरल रीफ। जैसे आप लोगों ने कभी फिश एक्वेरियम देखे होंगे, अगर आप कभी एक नॉर्मल जार के अंदर 2 मछलियाँ ला करके पालिए तो मछलियाँ मर जाएंगी, लेकिन अगर उसी जार के अंदर आप कुछ पत्थर ला करके डाल दीजिए, 1-2 घास उसके अंदर आर्टिफिशियल लगा दीजिए, तो वो मछलियां नहीं मरेंगी। क्यों नहीं मरेंगी? क्योंकि उन मछलियों को ऐसा फील होगा कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। इसीलिए जितने बड़े बड़े फिश एक्वेरियम आप देखते होंगे उसके नीचे आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करी गई है, वहाँ पे आर्टिफिशियल पत्थर ला करके रखे गए हैं, कुछ उसमें वनस्पतियाँ लगाई गई हैं, मछलियों के खेलने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसीलिए मछलियाँ उसमें लंबे समय तक सुरक्षित रह पाती हैं। तो वो जो चीज़ें आर्टिफिशियल आप देखते हैं एक्वेरियम के अंदर उसको रियल में क्या कहते हैं? रियल में कहते हैं रीफ, कोरल, प्रवाल भित्ति कहते हैं। और दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति आपको ये नज़र आती है, लगभग 900 किलोमीटर लंबी है ये। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितनी भी मराइन स्पीशीज़ हैं उसका लगभग 70% इसी कोरल रीफ के अंदर रहते हैं। कोरल रीफ क्या है? सरल भाषा में मूंगे की चट्टान है। कैसे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनते हैं। कौन बनाता है? ज़ूलैक्थियन एल्गीज बनाते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। तो ये हो गई कोरल रीफ की बात, ये हो गया कोरल सी। जब आप कोरल सी से और ऊपर जाएंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगी मेरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। एंड द मेरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना श्रृंग गर्त, जो ऊंचाई है उसको कहते हैं श्रृंग, जो गहराई है उसको कहते हैं गर्त। तो श्रृंग का मतलब हो गया माउंटेन। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट, हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। लेकिन जब आप डीपेस्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे तो महासागर की भी तो गहराई होगी। सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर है? यहाँ पर है। और उस गहरे स्थल को क्या कहते हैं? मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। कितनी गहराई है? 11,033 मीटर। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे लगभग 1.5 गुनी गहरी खाई है इस दुनिया में, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। हालांकि इसके अंदर कोई जा नहीं पाया है क्योंकि इसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। 632 मीटर नीचे जाने पर सनलाइट आना बंद हो जाएगी और 800 मीटर नीचे जाने पर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर जाने का प्रयास किया है वो या तो मारे गए हैं या आधे रास्ते से लौट आए हैं। तो अपनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अपनी जैव विविधता के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस रहा है। चाहे वो ग्रेट बैरियर रीफ हो, चाहे वो मेरियाना ट्रेंच हो, चाहे वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो या मुरे डार्लिंग वैली हो। इन सारी चीज़ों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं कंगारू, और कंगारूस के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं। ये कंगारू और कहीं ना रह सकते हैं ना पल बढ़ सकते हैं। क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाता है कि हम लोग जो कि मैमल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैमल्स को भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। जब हम स्तनधारियों ने बच्चे देने शुरू नहीं किए थे तब हम लोग भी अंडे देते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बनता गया और हमने अंडे देने शुरू कर दिए। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई तब हमने बच्चे देने भी शुरू कर दिए, लेकिन वो बच्चे मरे पैदा होते थे।
तो हम मैमल्स के अंदर वो लोग जो आज भी अंडे देते हैं उनको प्रोटोथीरिया कहा जाता है। जो लोग मरे हुए बच्चे पैदा करते हैं या बहुत वीक बच्चे पैदा करते हैं उन्हें मेटाथीरिया कहा जाता है। और हम लोग जो हेल्दी बच्चों को पैदा करते हैं हमें यूथीरिया कहा जाता है। तो कंगारू किसका एग्जाम्पल है? कंगारू मेटाथीरिया का उदाहरण है। वो बच्चे तो पैदा करता है लेकिन बहुत कमज़ोर, इसलिए कुदरत ने उसको पॉकेट दी है ताकि वो अपनी थैली के अंदर अपने बच्चे की सेफ गार्डिंग कर सके। तो क्या रीज़न है कि मेटाथीरिया केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? इसकी कहानी फिर से गोंडवाना लैंड से जुड़ जाती है, जिसके बारे में आप लोग घर में पढ़ाई करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या रीज़न है कि मेटाथीरिया केवल ऑस्ट्रेलिया में है। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से 1.5 गुना ज़्यादा वहाँ पे कंगारू हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से 24 गुना वहाँ पर खरगोश हैं। और आज के समय में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी समस्या है खरगोश। एक अंग्रेज अफसर ऑस्ट्रेलिया में 24 खरगोश लेकर के गया था पालने के लिए, और आज ऑस्ट्रेलिया में कितने खरगोश हैं? 24 मिलियन से ज़्यादा खरगोश हैं। खरगोशों की समस्या इतनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है कि खरगोशों को लोग देखते ही गोली मार देते हैं, हेलीकॉप्टर से बम गिराए जाते हैं खरगोशों के ऊपर। रेड जोन बनाए गए हैं कि खरगोश फेंसिंग को पार करके ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में ना आ जाएं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरगोशों का नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। किसी भी जीव को, किसी भी वनस्पति को खाने के लिए जब तक प्राकृतिक शिकारी नहीं होगा तो वो वनस्पति बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल है खरपतवार। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरगोश को खाने के लिए कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पर बढ़ते चले गए। और ये पूरी दुनिया के साथ है। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या है जिसको सुलझाने का कोई नेचुरल तरीका नहीं है तो वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सारी दुनिया के ऊपर लागू होता है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का एक ओवरव्यू यहाँ पर समाप्त होता है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक था, ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब यूपीएससी ने एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन पूछा, वो आपसे पूछता हूँ, क्योंकि यूपीएससी आपको हमेशा शॉक करेगी और वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी होगी। जरा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखिए, और इस साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ शहर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिस्बेन आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर। ब्रिस्बेन के बाद आपको सिडनी देखिए नज़र आ रहा है, सिडनी के बाद आपको कैनबरा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको एडिलेड नज़र आ रहा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इन चारों शहरों के नाम दे दिए और कहा कि अरेंज दीज फॉलोइंग सिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन 4 शहरों को सजा दीजिए, और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। कैसे पढ़ पाओगे? जब मैपिंग पढ़ोगे। तो पहले नंबर पर आता है ब्रिस्बेन, फिर आता है सिडनी, फिर आता है कैनबरा, और आखिरी में आता है एडिलेड। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहिएगा। और ये क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं मैंने पूरी मैपिंग के दौरान आपको बता रखा है। ऑस्ट्रेलिया में सर्दी और गर्मी का मौसम एक ही समय पर होता है। अगर आप कैंसर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गर्मी होगी, कैंसर के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सर्दी होगी। और एक आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करूँगा। वो आखिरी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि क्रिसमस का फेस्टिवल गर्मी के मौसम में कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो फेस्टिवल है यानी कि 25 दिसंबर, जो कि बस आ ही गया आपके सर पे है, इस फेस्टिवल को गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके अपने रीजंस हैं, और इसके अपने रीजंस ये आज के अपने रीज़न है, यानी कि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज के ही दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन वर्टिकल होता है और यहाँ पर भयानक गर्मी होती है। और आज का दिन कौन सा दिन है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन सा दिन है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस में गर्मी का मौसम क्यों मनाया जाता है? इन सारे सवालों के साथ मैं आज की बात को यहाँ पे समाप्त करूँगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे वो सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। एशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक के सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप इनको देखिए और बार बार रिवाइज़ करिए, और कभी भी कोई भी डाउट है तो आप निश्चित तौर पे उसकी चर्चा कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।